अपने पीछे प्रशांत को खड़ा हुआ देखकर प्रिया हैरान हो गई। उसके चेहरे पर डर और हड़बड़ाहट दिख रही थी। प्रशांत ने प्रिया से कहा, मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, मैंने मेनका की बातों पर गौर किया। हालांकि उसकी बताई हुई तरकीब में एक बार तो मैं भी फंस गया, मगर फिर मुझे समझ में आ गया कि वो सब उसने मुझे घर से भगाने के लिए कहा था। फिर मुझे तुम्हारी कही हुई बात याद आ गई कि मेनका झूठ बोल रही है। तुम्हें कैसे पता है कि मेनका झूठ बोल रही थी? इसका मतलब तुम सुनील को मारने का रास्ता जानती हो। श्रेयस और उसके साथ के लोग पाताल लोक में फंस चुके, भगाने के लिए कहा था। फिर मुझे तुम्हारी कही हुई बात याद आ गई कि मेनका झूठ बोल रही है। तुम्हें कैसे पता है कि मेनका झूठ बोल रही थी? इसका मतलब तुम सुनील को मारने का रास्ता जानती हो और हमसे छुपा रही हो। अगर तुम हमारा साथ दे रही होती तो इस बात को कभी नहीं छुपाती। प्रिया ने प्रशांत को ध्यान से देखा। प्रशांत अपनी बातों में मग्न था। प्रिया ने मौका देखते ही चाकू से मेनका पर वार करने की कोशिश की। वो चाकू उठाकर मेनका की तरफ भागी, मगर जैसे ही प्रिया मेनका के करीब पहुंची, प्रशांत ने उसके ऊपर अघोरी की लाल किताब का मंत्र पढ़ा। मंत्र सुनते ही प्रिया अचानक से एक स्टैचू बनकर खड़ी हो गई। प्रिया अपनी आंखों से इशारा तो कर पा रही थी, मगर मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी। प्रशांत प्रिया के नजदीक आया और उंगली से प्रिया के माथे पर एक यंत्र बनाने लगा। प्रशांत ने एक और मंत्र का उच्चारण किया। प्रोसेस पूरा होते ही प्रिया एकदम से बेहोश होकर सोफे पर गिर गई। फिर प्रशांत ने मेनका को समझाया, मैंने इसके ऊपर स्टैचू बनाने का और बेहोश करने का मंत्र पढ़ा है। ये कुछ देर तक ऐसे ही सोती रहेगी। मुझे लगता है कि वासु और विजय भी तुम्हारी हिप्नोसिस की तकनीक से सुनील के वशीकरण से नहीं बच पाएंगे, इसलिए उनको भी बेहोश करके ही रखना होगा। मुझे खुशी है कि तुम मेरे इशारे को समझ गए। अगर तुम समय से नहीं आते ना, तो प्रिया शायद मेरे ऊपर हावी हो जाती। मेनका ने कहा, लगता है हमारा कोऑर्डिनेशन अब बेहतर हो गया है। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए मेनका से कहा। फिर वो दोनों विजय और वासु के कमरे में गए और उनको भी प्रशांत ने मंत्र और यंत्र से बेहोश करके रखा। हम इनको हमेशा के लिए तो बेहोश नहीं रख सकते हैं ना, मतलब कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। मेनका ने प्रशांत से कहा, वैसे मैंने अघोरी की लाल किताब और दादाजी की सारी किताबों को दोबारा देख लिया है। मुझे इस चीज का कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। लगता है अब होरी से ही इस मुसीबत का रास्ता पूछना पड़ेगा। प्रशांत ने कहा और दुकान में ही यंत्र बनाकर अपना खूनी कुआं खोल दिया। कुआं खोलते ही वहां पर काले रंग का साया मंडराने लगा और होरी एक आदमी जैसी आकृति लेकर प्रशांत के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं चाहता हूं कि तुम सुनील को मारने का तरीका मुझे बताओ, मगर उससे पहले मैं वासु, विजय और प्रिया को ठीक करना चाहता हूं। क्या उन्हें सुनील के चंगुल से छुड़ाने का कोई रास्ता है? प्रशांत ने होरी से पूछा। होरी ने बहुत ध्यान से प्रशांत की सारी परेशानियों को सुना। फिर उसने प्रशांत से कहा, तुम्हारे दोस्तों को सुनील के वशीकरण से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सुनील की मौत। मगर सुनील को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। अगर किसी तरह से तुम सुनील के कुएं का पता लगा लो, तो उसके कुएं के काले साए से सुनील को मारने के लिए बोल सकते हो। ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है, उतनी है नहीं, क्योंकि पहली बात तो सुनील का कुआं ढूंढना मुश्किल होगा। उसने जरूर उसको किसी गोपनीय स्थान पर रखा होगा। और दूसरी बात, सुनील के कुएं का मालिक तुम्हारी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसे अपने नौकर को मारकर क्या मिलेगा? हो सकता है वो सुनील की सारी ताकतों को वापस ले ले। जब सुनील ही नहीं रहेगा, तब उसका किया हुआ जादू किसी भी इंसान पर नहीं टिकेगा। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो, और इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम्हें पता है कि सुनील ने अपने कुएं को कहाँ छुपाया है? प्रशांत ने होरी से पूछा। होरी ने अपना सर ना में हिला दिया। प्रशांत को ऐसा लग रहा था जैसे वो डेड एंड पर पहुंच गया है। उसने होरी से दोबारा पूछा,
अ, क्या ऐसा कोई है जो मुझे सुनील के कुएं तक ले जा सके? ये तो मैं नहीं जानता, मगर एक बात का अनुमान मैं भी लगा सकता हूँ। क्योंकि सुनील बेहोश है, तो उसके कुएं के मालिक को भी बेचैनी होने लगेगी। उसका नौकर उसको अब बलि नहीं चढ़ा पाएगा। इसलिए कुछ दिन के लिए सतर्क रहना। तुम जो रास्ता ढूंढ रहे हो, शायद वो तुम्हारे सामने खुद ही चल कर आ जाए। कहते हुए होरी वापस कुएं में चला गया। देखते ही देखते कुआं दुकान से गायब हो गया। प्रशांत और मेनका आगे का प्लान बनाने के लिए बैठ गए। मेनका ने दोनों लोगों के लिए थोड़ा खाना बनाया। बहुत देर सोचने के बाद भी प्रशांत को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। मेनका ने प्रशांत से कहा, मुझे लगता है हमें आज रात आराम करना चाहिए। हो सकता है कल कोई आइडिया दिमाग में आ जाए। प्रशांत मेनका की बात से सहमत था। उसने मेनका को उसके घर भेज दिया। तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं होगा और मैं इन चारों को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं यहीं रुकता हूँ और तुम अपना घर और क्लिनिक संभालो। प्रशांत ने मेनका से कहा। मेनका और प्रशांत ने रात अपने अपने घरों में बिताई। दूसरे दिन सुबह जब मेनका उठी, तब उसने प्रशांत के घर जाने का प्लान बनाया। मगर जैसे ही मेनका घर से बाहर आई, उसके घर के सामने एक 9 साल की लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की बहुत ही डरी हुई लग रही थी। मेनका ने उसको देखते हुए पूछा, अरे कौन हो तुम और मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? मेनका ने देखा कि वो बच्ची घर की सीढ़ियों पर बैठी हुई रो रही थी। उसकी आंखें रोने से लाल हो गई थी और लगातार नाक बह रही थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए मेनका से कहा, दीदी, क्या तुम मुझे बचा सकती हो? मैं अपने घर से यहाँ भागती हुई आई हूँ, इससे पहले कि वो लोग मुझे फिर से पकड़ लें। प्लीज मुझे अपने घर के अंदर ले चलो। मेनका को प्रशांत के घर जाने में देर हो रही थी, मगर एक छोटी बच्ची को देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने घर का दरवाजा दोबारा खोला और बच्ची को अपने घर में ले गई। वहां उसने बच्ची को सोफे पर बैठाया और पूछा, घबराओ मत, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें भूख लगी है ना? कुछ खाना खाओगी? खाने का नाम सुनते ही उस बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया और मेनका से बोली, मेरा नाम शनाया है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने ना पिछले 1 हफ्ते से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मेनका बच्ची की बात सुनकर एकदम हैरान हो गई। वो शनाया की बात को डिटेल में समझना चाहती थी। मेनका जल्दी से किचन में गई और शनाया के लिए जूस और स्नैक्स लेकर आ गई। खाना देखकर शनाया उस पर टूट पड़ी। मेनका ने शनाया से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने 1 हफ्ते से खाना क्यों नहीं खाया था? दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मुझे अपने घर ले आई और खाने के लिए भी कुछ दिया। मुझे मेरे माता पिता ने कमरे में बंद करके रखा था। वो ना तो मुझे खाना देते थे और ना ही पानी देते थे। बस एक अंधेरे कमरे में मैं दिन रात बैठी रहती थी। आज वो लोग कहीं बाहर चले गए और जैसे ही काम करने वाली ने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला, मैं उसे धक्का देकर घर से भाग गई। भागते भागते मैं इस लोकेलिटी में आ गई और जैसे ही मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलते हुए देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। शनाया की बात को सुनकर मेनका अचानक गुस्से में आ गई। उसने सोचा कि ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो एक छोटी सी 9 वर्षीय लड़की को कमरे में बंद करके रखेंगे। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को खाना पीना भी नहीं देंगे। या तो शनाया उनकी अपनी लड़की नहीं होगी या फिर वो कोई अनपढ़ गंवार माता पिता होंगे। मेनका ने शनाया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम यहाँ पर एकदम सुरक्षित हो, ठीक है? यहाँ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें कोई भी लेकर नहीं जा सकता। मुझ पर भरोसा रखो। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करके तुम्हारे माँ बाप को पुलिस के हवाले करवा देती हूँ, मगर तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? शनाया ने हाँ में सर हिलाया। फिर मेनका ने उससे पूछा, सबसे पहले तो तुम मुझे अपने माँ बाप का नाम और एड्रेस दो, तभी मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा पाऊंगी। और क्या तुम्हारा कोई और भाई बहन है? और क्या ये माँ बाप तुम्हारे असली माँ बाप हैं? मेनका के सवाल पूछते ही शनाया ने अपने माँ बाप का नाम और पता बता दिया। मेनका ने एड्रेस को देखकर सोचा,
एड्रेस तो एक पोस्ट लोकेलिटी का है। इसका मतलब उसके माँ बाप जरूर रईस होंगे। इतने अनपढ़ गवार भी नहीं होंगे कि एक बच्ची को टॉर्चर करके कैद में रखें। फिर शनाया ने मेनका को बताया, मेरे माँ बाप मुझे 6 महीने पहले एक अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। पहले तो वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर अचानक ही उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। कभी कभी कमरे में बंद भी करते थे, मगर इस बार उन्होंने मुझे बहुत लंबे समय के लिए बंद कर दिया। अगर मैं घर से नहीं भागती ना, तो भूख प्यास से उस कमरे में मर जाती। इतना कहते हुए शनाया की आंखों में फिर से आंसू आने लगे। वो बहुत ही डरी और सहमी हुई लग रही थी। उसने कसकर मेनका को पकड़ लिया और उसके गले लग गई। मेनका ने भी शनाया को अपने सीने से कसकर लगा लिया। मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ, ठीक है? तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। यहाँ पर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर कोई भी आए ना, तो दरवाजा मत खोलना। मैं घर की चाबी लेकर जाऊंगी और खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाऊंगी। तुम बस चुपचाप यहाँ पर बैठो। मैं खाना बनाकर जाती हूँ। तुम टीवी देखते हुए खाना खा लेना। मेनका ने शनाया को समझाया। थोड़ी देर बाद मेनका शनाया का दिया हुआ पता लेकर पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मेनका ने सीधे इंस्पेक्टर से जाकर बात की। उसने इंस्पेक्टर को पूरा किस्सा सुनाया और फिर उसने इंस्पेक्टर से एफआईआर लिखने को कहा। इंस्पेक्टर मेनका से बोला, अब देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, मगर मैं ऐसे एफआईआर नहीं लिख सकता हूं। तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए, और तुम उस लड़की को भी साथ में लेकर नहीं आई हो। तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो जो भी कह रही है कि वो सच है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर मेनका को गुस्सा आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर चाइल्ड अब्यूज के केस की एफआईआर नहीं लिख रहा था। उसने इंस्पेक्टर से सख्ती से बोला, शनाया सिर्फ 9 साल की एक बच्ची है। इस समय उसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं ऐसी हालत में उसको पुलिस स्टेशन कैसे लेकर आ जाती? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो मेरे घर चलकर तुम शनाया से खुद बात कर सकते हो। मैं उस बच्ची को उसके घर नहीं भेज सकती हूँ। देखो, जो लोकेलिटी तुमने मेंशन की है ना, वहां से कोई भी मिसिंग चाइल्ड की रिपोर्ट नहीं आई है। और तुम्हें कैसे पता कि ये बच्ची सच बोल रही है या कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही है? इंस्पेक्टर ने मेनका से कहा। मेनका को इंस्पेक्टर की एक भी बात पसंद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि इंस्पेक्टर अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं कर रहा था। ऐसा भी हो सकता था कि इंस्पेक्टर को किसी ने घूस देकर रिपोर्ट लिखने से मना किया हो। मगर मेनका के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया था। फिर उसने सोचते हुए इंस्पेक्टर से कहा, मैं इंस्पेक्टर प्रशांत और इंस्पेक्टर रक्षित को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन दोनों के साथ मेरे फैमिली टर्म्स हैं। अगर तुम इस केस की एफआईआर नहीं लिखोगे ना, तो मुझे उन दोनों को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। और फिर तुम जानते हो कि प्रशांत की पहुंच तो कमिश्नर तक है। मेनका का इतना कहना था कि इंस्पेक्टर के चेहरे के भाव बदल गए। प्रशांत और रक्षित का नाम सुनते ही वो एकदम से डर गया। मेनका समझ गई कि उसका फेंका हुआ दाव कामयाब रहा। इंस्पेक्टर ने तुरंत मेनका से कहा, अरे मुझे क्या पता था कि तुम प्रशांत और रक्षित को जानती हो। वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मैं अभी के अभी अपने सब इंस्पेक्टर को तुम्हारे दिए हुए एड्रेस पर भेजता हूँ, और वो तुरंत उस लड़की के माँ बाप को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आएगा। इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर को अपने कैबिन में बुलाया। फिर उसने सब इंस्पेक्टर के हाथ में एड्रेस देते हुए कहा, देखो, इस एड्रेस पर कौन रहता है? मुझे उन दोनों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ये मैडम एफआईआर लिखाने आई है। सब इंस्पेक्टर ने जैसे ही एड्रेस देखा तो उसके चेहरे पर भी कंफ्यूजन छा गई। मेनका भी उसको देखकर परेशान हो गई। वो लड़की शनाया कौन थी, और उसके माँ बाप ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था? क्या मेनका शनाया के साथ हुई नाइंसाफी का इंसाफ उसे दिला पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। क्या सच में इस एड्रेस पर जाना है? सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते हो? इंस्पेक्टर ने पूछा, हाँ, ये फैमिली इस लोकेलिटी की बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली है, और इनके बहुत सारे चैरिटी प्रोग्राम्स भी चलते हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। सब इंस्पेक्टर ने बताया, लोग अपनी असलियत अक्सर छुपा कर रखते हैं, मेनका ने कहा। इंस्पेक्टर ने मेनका को अश्योर किया कि वो केस की छानबीन करेगा,
फिर उसने मेनका को घर लौट जाने की सलाह दी। मेनका घर वापस आ गई, मगर इससे पहले कि वो अपना घर खोलकर अंदर जा सकती, उसका पड़ोसी वहां पर आ गया। उसने मेनका से पूछा, क्या तुमने मेरे कुत्ते ब्रूनो को देखा है? वो आज सुबह से गायब है। अक्सर वो बाहर निकलता है और अपने आप घर वापस आ जाता है। मैं मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या क्या वो तुम्हारे घर आया है? दरअसल मैं काफी देर से घर से बाहर थी, लेकिन जब तक मैं घर थी तब तक मैंने ब्रूनो को नहीं देखा। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ। इतना कहते हुए मेनका ने दरवाजा खोला और घर के अंदर चली गई। अंदर जाके उसने दरवाजे को बंद किया। जैसे ही मेनका घर में पहुंची, शनाया भागती हुई आई और मेनका से कसकर लिपट गई। दीदी, तुम कितनी देर से बाहर थी? मुझे अकेले में डर लगा था। तुम्हारा दिया हुआ खाना मैंने खाया था और वो बहुत ही अच्छा बना था। फिर मैंने टीवी भी देखी। पता है, आज बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है। काश मेरी कोई बड़ी बहन होती, तो वो ना बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। शनाया ने कहा। मेनका को भी शनाया से अटैचमेंट होने लगा था। मेनका पूरे घर में अकेली रहती थी। एक छोटी लड़की उसके घर में आ गई, इसलिए मेनका को भी बहुत खुशी हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए शनाया से कहा, मुझे भी हमेशा तुम्हारे जैसी ही एक बहन चाहिए थी। तुम जब तक चाहो मेरे घर पर रुक सकती हो। वैसे क्या मेरे पीछे कोई घर में आया था? मेरा पड़ोसी अपने कुत्ते ब्रूनो को ढूंढ रहा है। क्या तुमने ब्रूनो को देखा? वो एक भूरे रंग का बड़ा सा गोल्डन रिट्रीवर डॉग है। शनाया ने ना में सर हिलाया और मेनका को बताया कि उसने किसी भी कुत्ते को नहीं देखा था। वो घर में अकेली थी और मेनका के क्लिनिक में रखे हुए पपेट से खेल रही थी। उसने मेनका और अपना एक पपेट भी बनाया था। मेनका और शनाया आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। मेनका ने दरवाजा खोला। वहां पर प्रशांत खड़ा था। प्रशांत ने तुरंत मेनका को दरवाजे पर ही पकड़ लिया और उसके होठों पर किस करते हुए कहा, आई मिस्ड यू। मेनका प्रशांत के इस व्यवहार से हड़बड़ा गई। प्रशांत के किस करने से उसको शर्म आ रही थी। तभी उसने प्रशांत को अपने आप से थोड़ा दूर किया और बोली, प्रशांत, घर में कोई है? आओ आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। जैसे ही मेनका पलटी, उसने शनाया को वहां खड़ा हुआ पाया। शनाया अपनी आंखों को हाथ से ढके हुए थी और मुस्कुरा रही थी। फिर उसने खिलखिलाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। प्रशांत भी घर में एक छोटी बच्ची को देखकर चौंक गया। उसने मेनका से पूछा, ये कौन है और ये कब आई? मैं वही तो तुम्हें बताना चाहती थी। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें शनाया से मिलवाती हूँ, मेनका ने कहा और प्रशांत को घर के अंदर ले गई। फिर उसने प्रशांत को शनाया के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। उसने प्रशांत को पुलिस स्टेशन के बारे में भी खबर दी। ये अच्छा हुआ कि तुमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी। अगर पुलिस शनाया के पेरेंट्स को गिरफ्तार नहीं करेगी तो मैं कल जाकर इंस्पेक्टर से मिलूंगा और देखता हूं कि इंस्पेक्टर कब तक अपना काम ठीक से नहीं करेगा। प्रशांत ने मेनका से कहा, अच्छा, क्या तुम्हें सुनील के केस के बारे में कुछ पता चला? मेनका ने प्रशांत से पूछा। नहीं यार, अभी तो कोई भी खबर नहीं मिली, मगर मुझे कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए बाहर जाना होगा। मैं शनाया के सामने ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, प्रशांत ने मेनका को इशारा करते हुए कहा। मेनका भी समझ गई कि प्रशांत पाताल लोक और वहां के लोगों के बारे में शनाया के सामने नहीं कह सकता था। मेनका ने बात को बदलते हुए कहा, चलो एक काम करते हैं, आज हम सब लोग मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। शनाया को आज मैं अपने घर पर ही रखूंगी। देखती हूँ कल पुलिस क्या बताती है। जैसे ही मेनका किचन में गई, प्रशांत शनाया को देखने लगा। शनाया को देखकर प्रशांत को एक अजीब सा आभास हुआ। उसने ध्यान दिया कि शनाया मेनका और प्रशांत को एक साथ देखकर खुश नहीं थी, बल्कि शनाया को प्रशांत से जलन हो रही थी। तभी शनाया प्रशांत के बगल में आकर बैठ गई और बोली, दीदी बहुत खुश नसीब है, उसे एक बहुत ही प्यारा बॉयफ्रेंड मिला है। अच्छा, क्या तुम दीदी को हमेशा ऐसे ही खुश रखते हो? प्रशांत को शनाया का सवाल थोड़ा अटपटा लगा। एक 9 साल की बच्ची के लिए इस तरह से बात करना ठीक नहीं था। प्रशांत ने शनाया की बात का जवाब नहीं दिया। फिर उसने बात को बदलते हुए शनाया से कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? मेरे माँ बाप मुझे स्कूल नहीं भेजते, मैं घर पर ही रहती हूँ।
पहले एक टीचर आई थी पढ़ाने के लिए, अब तो वो भी नहीं आती। शनाया ने प्रशांत को बताया। ये तो बहुत ही अजीब बात है। इतने छोटे बच्चे को कोई घर में कैसे रख सकता है? अच्छा ये बताओ कि कोई भाई बहन है? प्रशांत ने पूछा। एक छोटा भाई था, मगर अचानक ही ना उसकी तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। उसके बाद से मेरे माँ बाप ने मुझे। शनाया ने अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहा। तभी मेनका वहां पर आ गई। उसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर सबको वहां पर बुला लिया। फिर उसने प्रशांत से कहा, सुना तुमने? कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, और वो भी एक लड़की के साथ? क्या तुमने शनाया से उसके भाई के बारे में पूछताछ की? वो कैसे मरा और उसके बाद क्या हुआ? प्रशांत ने मेनका से कहा। वो दरअसल शनाया सुबह से बहुत परेशान लग रही थी। जब वो आई थी तब वो इतनी भूखी प्यासी थी कि कुछ भी सही से नहीं कह पा रही थी, और अभी ये सब पूछकर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। देखते हैं कि पुलिस ने क्या पता किया है, उसके बाद शनाया से पूछूंगी, मेनका ने कहा। खाना खाने के बाद शनाया दोबारा खिलौनों से खेलने लगी। प्रशांत मेनका का हाथ पकड़कर बालकनी में ले आया। फिर उसने मेनका से पूछा, क्या आज रात तुम मेरे घर चलोगी? वो मैं शनाया को अकेले छोड़कर अभी कहीं नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि आज मैं उसके साथ यहीं पर रहूंगी, मेनका ने जवाब दिया। प्रशांत ने गहरी सांस ली और कहा, अगर शनाया एक छोटी बच्ची नहीं होती ना, तो मुझे लगता कि जैसे तुम मेरे साथ चीटिंग कर रही हो। तुम भी कैसी बातें करते हो प्रशांत? इतने बड़े होकर एक छोटी सी 9 साल की बच्ची से जलन हो रही है तुम्हें? मेनका ने प्रशांत को धीरे से कंधे पर मारते हुए कहा। लिविंग रूम में बैठी हुई शनाया ये सब गौर से देख रही थी। वो बालकनी में आकर बोली, दीदी, क्या आज हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के घर मुझे देखना है कि उसका घर कैसा है। क्या वो घर तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं, और सगी बहन से भी ज्यादा बढ़कर मैं देखना चाहती हूँ कि जो प्यार करता है उसका घर कैसा होगा, शनाया ने कहा। मेनका शनाया की बातों को सुनकर हंस, मगर प्रशांत को शनाया की ये, उसे बार बार ये लग रहा था कि शनाया अपनी उम्र से ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रही थी। मगर प्रशांत को शनाया का यह सुझाव पसंद आ गया। उसने भी मेनका को घर चलने के लिए कहा था। मेनका शनाया की बात को मना ना कर पाई और वो सब लोग प्रशांत के घर पर आ गए। प्रशांत और मेनका एक कमरे में लेट गए और उन्होंने शनाया को सोने के लिए एक अलग कमरा दिया। शनाया प्रशांत और मेनका को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके सोने के बाद मेनका भी प्रशांत से शनाया की बात करते करते सो गई। कुछ देर बाद प्रशांत को घर में कुछ आहट महसूस हुई। वो झट से कमरे से बाहर निकला। सुनील के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। देखकर प्रशांत चौंक गया। वो हड़बड़ाते हुए सुनील के कमरे की तरफ गया। कमरे के अंदर शनाया खड़ी हुई थी और वो सुनील को गौर से देख रही थी। शनाया अपना हाथ सुनील की तरफ बढ़ाने लगी कि अचानक प्रशांत ने उसको रोक लिया। प्रशांत चिल्लाया, अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो। प्रशांत की आवाज को सुनकर शनाया सहम गई। वो तुरंत जोर जोर से रोने लगी। प्रशांत को शनाया का बिहेवियर और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कमरे से खींचता हुआ बाहर ले आया। फिर प्रशांत ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। प्रशांत ने शनाया को डांटते हुए कहा, तुम इस कमरे में क्यों गई? पता है ना किसी और के घर में इधर उधर नहीं जाते हैं। प्रशांत की डांट सुनते ही शनाया और भी तेज रोने लगी। शनाया का रोना सुनकर मेनका की नींद खुल गई। वो भागती हुई प्रशांत के पास आई। उसने रोती हुई शनाया को पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया। फिर उसने प्रशांत से गुस्से से कहा, अरे तुम इतनी रात को इस बच्ची पर क्यों चिल्ला रहे हो? मुझसे नहीं, इससे पूछो कि ये सुनील के कमरे में क्या कर रही थी, प्रशांत ने मेनका से कहा। मगर मेनका ने शनाया से कुछ भी नहीं पूछा। उल्टा वो शनाया की तरफदारी करने लगी और प्रशांत से बोली, अरे गलती से पहुंच गई होगी ना, इसमें इतना चिल्लाने वाली बात क्या है? बेवजह ही तुमने इसको डरा दिया। शनाया रोते हुए बोली, मुझे इस घर में नहीं रहना। दीदी चलो हम लोग अपने घर चलें, ये अंकल गंदे हैं। हाँ ठीक है, तुम रो मत, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। अगर तुम्हें यहाँ रहने में अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। इन अंकल की बात का बुरा मत मानना, ठीक है? मेनका ने शनाया के आंसुओं को पोंछते हुए कहा,
रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मेनका ने प्रशांत से उन दोनों को गाड़ी में घर छोड़ने के लिए कहा। प्रशांत मेनका में आए हुए बदलाव को देखकर हैरान था, मगर उस समय उसने बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसने चुपचाप गाड़ी निकाली और दोनों को मेनका के घर पर ड्रॉप कर दिया। फिर प्रशांत वहां पर बिना रुके अपने घर वापस आ गया। घर जाकर मेनका ने शनाया को अपने ही बेडरूम में अपने साथ सुला लिया। शनाया बेड पर लेटते ही सो गई, मगर मेनका को नींद नहीं आ रही थी। मेनका को प्रशांत का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। प्रशांत उसके साथ तो अरिफ करता था, मगर एक छोटी बच्ची से प्रशांत बहुत सख्ती कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशांत को बच्चे पसंद ना हो? आखिरकार उसके भी कोई भाई बहन नहीं है, और हो सकता है उसे मेरी और शनाया की करीबी पसंद ना आ रही हो। अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर प्रशांत और मैं फैमिली कैसे प्लान करेंगे? कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही हूँ? वैसे प्रशांत और मैंने इस टॉपिक पर कभी डिस्कशन नहीं किया। एक काम करती हूँ, मैं प्रशांत का शनाया के प्रति बिहेवियर ऑब्जर्व करती हूँ और फिर समय मिलने पर उससे बात भी करती हूँ, मेनका ने सोचा। सोचते सोचते मेनका की आंख कब लग गई ये उसे खुद भी पता नहीं चला। दूसरे दिन मेनका की नींद फोन की रिंगटोन से खुली। मेनका ने फोन उठाया। फोन पुलिस स्टेशन से आया था। मेनका के फोन उठाते ही इंस्पेक्टर ने कहा, मिस मेनका, तुम तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाओ। हमने शनाया के पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपने जुर्म को भी कबूल कर लिया है, मगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं कि कोई अर्जेंट बात है और वो सिर्फ तुम्हें ही बताना चाहते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाओ। मेनका की नींद अभी पूरी तरह से खुली भी नहीं थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मेनका परेशान हो गई। उसने देखा कि शनाया अभी भी बेड पर सो रही थी। मेनका को समझ नहीं आया कि ऐसी हालत में वो शनाया को घर पर अकेला छोड़कर कैसे जाए। मेनका ने तुरंत प्रशांत को फोन किया। प्रशांत, मैं घर की चाबी डोरमैट के नीचे छोड़कर जा रही हूँ। तुम घर जाकर शनाया का ध्यान रखो, ठीक है? मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। अब पता नहीं ऐसी क्या जरूरी बात है जो शनाया के पेरेंट्स मुझे ही बताना चाहते हैं। मेनका ने प्रशांत को वॉइस नोट भेजा और फिर वो तुरंत तैयार होकर पुलिस स्टेशन चली गई। ऐसी कौन सी खबर थी जिसके लिए इंस्पेक्टर ने मेनका को पुलिस स्टेशन बुलाया था? शनाया के पेरेंट्स मेनका को क्या बताना चाहते थे? शनाया को लेकर प्रशांत के मन में क्या संदेह था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ